डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण, कोलाइडों का वर्गीकरण। ओके, तो वर्गीकरण में हमने ये देख लिया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के कोलाइडी तंत्र हुआ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण हम देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। एक तो होता है द्रव स्नेही कोलाइड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड भी बोल सकते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड। और दूसरा जो होता है द्रव विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक। ओके, तो 2 प्रकार के हो गए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब हम ये देखेंगे कि द्रव स्नेही का मतलब क्या होता है। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करें, यानी इनके मध्य क्या हो, एक अच्छा आकर्षण हो, तो हम कहेंगे कि यह विलयन क्या होगा, द्रव स्नेही बनेगा। ओके, जैसे मान लीजिए स्टार्च हम लेते हैं। ओके, स्टार्च को हम पानी में डालते हैं तो स्टार्च पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और वो विलयन हमेशा स्थायी रूप से बना रहेगा। ठीक है, तो वह विलयन कहलाएगा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक, इसी तरीके से गोंद ले हम। ओके, गोंद को हम पानी के अंदर मिक्स कर दें तो गोंद पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद वह जो विषमांगी विलयन बनाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो विलय के कण हैं, यहां पर विलय हम क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था है गोंद और परिक्षेपण माध्यम है जल। तो परिक्षेपण माध्यम के कणों से परिक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं और उसके साथ मिक्स हो जाना चाहते हैं, यानी उन दोनों के बीच क्या है, आकर्षण है, यानी अन्योन्य क्रिया, यानी आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण की क्रिया हो रही है। इसलिए हम उसे बोलेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की बात हमारी क्लियर हुई, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच यदि प्रबल आकर्षण हो तो ऐसा विलयन जो है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाएगा। अब मैं यहां पर आपको कुछ द्रव स्नेही विलयन के गुण बताने वाला हूं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों के कुछ गुण क्या हैं, तो देखिए, पहला तो यह गुण हुआ कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर के आसानी से इसे बनाया जा सकता है। मिलाओ परिक्षिप्त प्रावस्था को किसमें, परिक्षेपण माध्यम में, घोल दो, बन गया। ओके, तो यह है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरी चीज, यह स्थायी होता है। कोलाइडी विलयन जो आपने बना दिया वो क्या होगा, स्थायी, यानी आपने स्टार्च को पानी में डाल करके घोल दिया, वो घुला हुआ दिखता रहेगा आपको। ओके, गोंद आपने एक बार बना दिया, बना रहेगा। ठीक, लेकिन तीसरा पॉइंट अब देखते हैं अपन कि ये स्थायी तो होता है, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट हम कहें कि इसका स्कंदन, स्कंदन मतलब होता है जमना, तो क्या इसका स्कंदन आसानी से हो जाता है क्या, तो हम देखते हैं गोंद जो है लंबे समय तक जमता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हमें जमा हुआ दिख जाता है कि जम गया, तो लंबे समय तक तो स्थायी रहेगा। लेकिन अगर स्कंदित हो जाए तो वापस से इसमें परिक्षेपण माध्यम में इसको मिला दिया जाए तो वापस से ये क्या हो जाएगा, विलयन के रूप में बन जाएगा। जैसे गोंद सूख गया तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें तो वापस से वो गोंद बन जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं, चौथा पॉइंट, कि यह उत्क्रमणी भी होता है। ठीक है, तो पहली बात, आसानी से मिला करके बनाया जा सकता है। दूसरी चीज हमने कहा था कि ये स्थायी होता है।
तीसरा हम कहते हैं शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता। हाँ, अगर इसे गर्म किया जाए तो ये स्कंदित हो जाता है, ठीक है, लेकिन पुनः परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर ये वापस से उसी फॉर्म में यानी कोलाइडी विलयन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक। और चौथा हम ये कह सकते हैं कि इन्हें हम संग्रहित कर सकते हैं, यानी इन्हें बना करके हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे गुण हो गए किसके, द्रव स्नेही कोलाइड के। और अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड की जो डेफिनेशन है हम ये यूं कह सकते हैं कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से स्नेह नहीं रखते, अफेक्शन नहीं रखते, यानी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, तो द्रव विरोधी कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए गोल्ड का पाउडर यानी सोने का बारीक चूर्ण लिया हमने और उसे पानी में डाल करके घोल दिया, ओके, सोने का चूर्ण को पानी में डाल के घोल दिया तो सोने के कण पानी में तैरने लग जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी वो पेंदे में बैठ जाएंगे, यानी वो स्थायी नहीं रहा, ओके। तो यहां पर हम बात करते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता, ओके। तो ये कहलाएंगे द्रव विरोधी कोलाइड। अब यहां पर भी द्रव विरोधी कोलाइडों के कुछ गुणों के बारे में देख लेते हैं। पहली तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होने के कारण इन्हें बनाना आसान नहीं है, ओके। फर्स्ट पॉइंट, वहां आसान था, यहां आसान नहीं है। वहां कहा द्रव स्नेही में आसान था, द्रव विरोधी को बनाना आसान नहीं है। नंबर 2, वहां कहते थे हम कि द्रव स्नेही स्थायी होते हैं, यहां आपने देख लिया कि पेंदे में बैठ गए यानी अस्थायी होते हैं, ओके। तीसरी चीज, वहां कहते थे शीघ्रता से स्कंदन यानी जमना नहीं होता, यहां पर शीघ्रता से इनका क्या हो जाता है, स्कंदन, और स्कंदित होकर के अवक्षेप के रूप में ये पेंदे में बैठ जाते हैं। चौथी चीज, उत्क्रमणीय प्रकृति के बारे में कहें तो यह कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय, यानी ये एक बार जम गए तो फिर इन्हें वापस से कोलाइडी विलयनों में नहीं बदला जा सकता। जो हमारे द्रव स्नेही थे वो क्या थे, उत्क्रमणीय थे, यानी गोंद जम जाता था, पानी मिला करके वापस से गोंद को लिक्विड फॉर्म में ला सकते थे, तो वो उत्क्रमणीय था। यहां पर हम कहेंगे कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें संग्रहित लंबे समय तक कर सकते थे, इन्हें संग्रहित लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए अगर इन्हें संग्रहित करना चाहें तो इसमें कुछ पदार्थ मिक्स किए जाते हैं और उन पदार्थ को बोलते हैं स्थायी कारक पदार्थ, ओके, या स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर्स इसमें मिलाए जाते हैं, स्थायी कारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, तब ये स्थायी होता है। तो हमने दूसरा वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर था। अब तीसरा वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। तो आकार कणों के, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहुआण्विक कोलाइड। मान लीजिए कि कोलाइडी कणों का आकार जो है वो ये है, ओके। अब हमारे पास जो कण हैं, जो जिसका हम कोलाइडी विलयन बनाना चाह रहे हैं, उनके कणों का आकार बहुत ही छोटा छोटा है, ये डॉट के बराबर, इस तरीके से। हम चाहते हैं कि भी इस प्रकार के कोलाइडी कण बन जाए, तो पहले तो हमें इन कणों को आपस में जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद वो किस प्रकार के कण बनेंगे, इस आकार के कण बन जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अणु मिलकर के कोलाइडी आकार के कणों में बदलते हैं, फिर उन्हें परिक्षेपण माध्यम में डाला जाए तो वह कहलाते हैं बहुआण्विक कोलाइड।
यानी बहुआण्विक कोलाइड में जो कोलाइडी कण होते हैं वो एक अकेला कण नहीं होकर के कणों का समूह होता है। जैसे सल्फर का कोलाइडी विलयन में S8 के लगभग 1000 अणु आपस में जुड़ते हैं और फिर उसकी साइज कोलाइडी आकार की हो जाती है। कोलाइडी आकार का मतलब है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की जो साइज है वो कोलाइडी आकार कहलाती है। ठीक है, तो मैं आगे से जो यूज करूंगा, जब भी मैं बोलूंगा कोलाइडी आकार, आप समझ जाएंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की साइज वाली बात हो रही है। ओके, तो S8 के 1000 के लगभग अणु आपस में मिलते हैं और वो अपनी साइज किसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोलाइडी साइज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर वो परिक्षेपण माध्यम में डिसॉल्व होकर के बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण करते हैं। पहली चीज यह वर्गीकरण हुआ। दूसरी बात, वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक का मतलब होता है, वृहद मतलब बड़े और आणविक मतलब अणु, यानी बड़े अणु। नेचर में यानी प्राकृतिक रूप से कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे परमाणु पहले से ही उपस्थित होते हैं, यानी कुदरती तौर पर यानी प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े अणु जैसे स्टार्च, जिलेटिन, ग्लाइकोजन, ये सब जो है, सेल्यूलोज, ये सब क्या है, बड़े बड़े अणु हैं। इनके बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब अणु खुद प्राकृतिक रूप से कोलाइडी आकार के होते हैं, यानी इनकी साइज प्राकृतिक रूप से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होती है। तो इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ये बने बनाए हैं। इन्हें तो लो, परिक्षेपण माध्यम में डालो, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ओके, तो ये है आपके वृहद आणविक कोलाइड। अब तीसरा आते हैं हम सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड क्या है? ये ऐसे कोलाइड हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होने पर तो एक सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेंगे, लेकिन अगर इनकी सांद्रता ज्यादा हो जाए तो फिर ये कोलाइडी कणों का काम करने लग जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं, सहचारी कोलाइड क्या होते हैं। तो सहचारी कोलाइड के बारे में हम देखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि एक साबुन जो है, सोडियम स्टीयरेट, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, C17H35COONA, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, ये साबुन है। अगर इसको जल में डाल दिया जाए तो जल में डालने पर ये टूट जाता है C17H35COO- में। ये सोडियम स्टीयरेट का हमने क्या कर दिया, अपघटन कर दिया, यानी वियोजन कर दिया। ठीक है, इसमें और इसमें। अब मैं C17H35 को इस तरह से बना सकता हूं, CH3 CH2 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 CH2, इस तरीके से कितने कार्बन है टोटल? 17। तो मैं यहां पर पूरा नहीं बना करके डॉट 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 लगा देता हूं और लास्ट में अपने पास क्या आ जाता है, COO-, ये। तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए अपने? 17 कार्बन है, 17 कार्बन। ठीक है, और लास्ट में क्या है, COO-। इसको मैं बोल देता हूं ये हेड है और ये पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये टेल है, हेड और टेल। ठीक है, यानी सिर और ये होगी पूंछ। ठीक है, अब मान लो ये कम मात्रा में है तो ये इस तरीके से आयनित हो जाएगा, और अगर ज्यादा मात्रा में है, मान लीजिए इसके 100 कण हैं, तो 100 ही कण इसके बनेंगे और 100 ही कण इसके बनेंगे। ठीक है, अब इसके 100 कण, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि मैं ऐसी स्ट्रक्चर भी नहीं बना करके इसको इस तरीके से बना देता हूं, ये। ओके, और यहां नेगेटिव बना देता हूं, COO- का नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये कहूंगा कि ये हेड है और ये टेल। इस तरीके के 100 कण हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा कण आया, उसके पास भी इस तरीके से
ये नेगेटिव। तीसरा कण आया वो भी इस तरीके से, ओके, ये चौथा कण आया वो भी इस तरीके से। तो ये सब अपनी पूंछ की सहायता से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, ओके, ये पूंछ की सहायता से क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और एक जो वृत्ताकार या बोल सकते हैं गोलाकार एक संरचना बना लेंगे, और इस संरचना को हम बोलते हैं, इस कंप्लीट संरचना को बोलते हैं मिसेल। क्या नाम देंगे, मिसेल। अब मिसेल क्या है, तो ये क्या है, ये जो स्टीयरेट आयन है इसका एक समूह है, और इसको हमने नाम दे दिया मिसेल। अब बताओ, ये मिसेल अपनी पूंछ की सहायता से एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है, सिर की सहायता से नहीं जुड़ी। क्यों? क्योंकि सिर पर नेगेटिव चार्ज है और इसके सिर पर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों ही पास पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, इसलिए सिर की सहायता से ये नहीं जुड़ पाते। और पूंछ की सहायता से क्यों जुड़ पाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं पूंछ किसकी बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि इसमें सारे बंध कौन से होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए इन पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो आवेश नहीं है तो ये एक दूसरे से इजीली चिपक जाएंगी, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण नहीं होगा। और हम जानते हैं कहावत, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाएंगे, और इस तरीके से पूंछों के जुड़ने से, इनकी टेल्स के आपस में जुड़ जाने से एक गोलाकार संरचना बनेगी, जिसे हम बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल का निर्माण ऐसा नहीं है कि बहुत कम संख्या में कण है फिर भी हो जाएगा। मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता होने पर ही होता है। वैद्युत अपघट्य की एक निश्चित न्यूनतम सांद्रता के कम से कम इतनी तो होना चाहिए। तो मिसेल का निर्माण एक निश्चित और न्यूनतम सांद्रता पर ही होता है। इस सांद्रता को क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन यानी क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहते हैं। ओके, अब मान लीजिए, हाँ एक चीज और है कि मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप के ऊपर ही होता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर ऊपर ताप होगा तभी मिसेल बनेगी। तो ये जो निश्चित ताप है उस ताप को हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट ताप। ओके, तो मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप के ऊपर ही संभव हो पाता है, यानी एक निश्चित ताप से अधिक ताप हो तभी मिसेल का निर्माण होगा, और यह निश्चित ताप क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं कि कपड़े धोने में साबुन का जो यूज करते हैं उससे कपड़ों में धुलाई कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर देखना कि कपड़े धोने में कपड़े का जो फाइबर होता है, ये कपड़े का फाइबर हमने ले लिया और इसमें ये मेल का कण छुपा हुआ है। अब पानी में साबुन को घोला और उसमें क्या डाल दिया, कपड़ा। तो साबुन में हम जानते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो सारी पूंछ जाकर के किससे जुड़ रही है, मेल के कण से। ओके, ये नेगेटिव पार्ट, ये दूसरा मेल का कण, मेल के कण से दूसरा ये साबुन का कण जुड़ गया, ये तीसरा जुड़ गया, ये इधर देखें हम चौथा। इस तरीके से सारी की सारी पूंछें किससे जाकर के जुड़ रही हैं, मेल के कण से। अब आप कहेंगे कि मेल के कण से पूंछें जुड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि अभी कंसेप्ट बोला था लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मेल का कण क्या होता है, चिकना होता है, यानी हाइड्रोकार्बन का बना हुआ। जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं सब में हाइड्रोकार्बन होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। ओके, और इसमें भी क्या है, पूंछ में भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए पूंछें किससे जाकर के चिपक गई, मेल के कण से। ओके, तो ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन, जितने भी तेलीय पदार्थ हैं हाइड्रोकार्बन, तो जो मेल होता है वो भी चिकना होता है, तो इसलिए पूंछ इससे जाकर चिपक गई, इसकी पूंछ भी चिपक गई, इसकी भी चिपक गई, सारी पूंछ जाकर के किससे चिपक गई, मेल के कण से। अब हम जब पानी को हिलाते हैं तो पानी का मतलब हो गया H+ और OH-। तो जब पानी हिलेगा तो ये जो सर है इस H+ से आकर्षित हैं तो ये भी हिलेंगे,
और ये जैसे ही हिलेगा तो बताओ यहाँ से पूंछ भी हिलेगी, इस तरीके से पूंछ हिलेगी तो झटका यहाँ पर पड़ेगा और मेल का कण कपड़े के जो छिद्र हैं उस पे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो सतह है या कपड़ा है उससे मेल बाहर निकल जाएगा, यानी सतह से गंदगी हट जाएगी। ओके, अब देखो मिसेल का निर्माण हर तरीके के जो डिटर्जेंट या साबुन होते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई अच्छा डिटर्जेंट है, मान लीजिए जैसे अपन कोई सा भी जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, एरियल, सर्फ, घड़ी डिटर्जेंट वगैरह, तो जैसे जो सस्ता वाला होगा उसमें इस मिसेल का निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा कणों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई एक घड़ी डिटर्जेंट है, उसमें 50 कण अगर मिसेल के ये जो साबुन के हैं 50 कण जुड़ेंगे तब किसका निर्माण होगा? मिसेल का। और अगर एरियल की बात करें तो एरियल में अगर मान लीजिए 10 कण जुड़ने से ही मिसेल बन जाएगी, तो इसका मतलब है एरियल कम खर्च होगा और उस कम खर्च में ही क्या होगा? मिसेल का निर्माण हो जाएगा और हमारी जो गंदगी है सतह यानी कपड़े में जो गंदगी है वो कम मात्रा में एरियल को खर्च करने से ही साफ हो जाएगी। तो इसकी तुलना में ये बेटर होगा, ठीक है। तो मिसेल का निर्माण हर एक कंपनी वाले जो हैं वो अपने उस पर लिखते हैं कि 1 चम्मच से ही 1 बाल्टी भर के कपड़े धुल जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि कम कण होने पर भी मिसेल बना सकते हैं। जबकि कुछ जो डिटर्जेंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम चम्मच भर भर के, मुट्ठी भर भर के डाल दें तो भी मिसेल का निर्माण नहीं हो पाता और हम यही कहते हैं कि ये साबुन तो बेकार है, इतना डाल दिया फिर भी कपड़ा गंदा का गंदा ही है, साफ नहीं हुआ। तो बात समझ में आई। आज हमने मिसेल निर्माण भी पढ़ लिया और हमारा ये तीनों प्रकार का वर्गीकरण भी आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।